नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका माइंड टेड पे। और बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं आपका केमिस्ट्री जो है क्लास 11 की उसको। और उसका जो हम लेंगे आज चैप्टर 1 लेंगे। तो बच्चों, जो हमारा पढ़ाने का तरीका रहेगा कुछ इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाएंगे वो रहेंगे क्या, जो भी सारे हमारे क्या हैं जो हेडिंग वगैरह हैं, किस तरीके से जो है केमिस्ट्री की जो आपकी शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है, वो सब रहेगा। और जो भी एग्जाम्पल हैं या क्वेश्चन हैं वो सब कुछ हम क्या करेंगे बाद में आपको किसी अन्य लेक्चरों में डाल के बताएंगे। लेकिन हमारा जो एनसीईआरटी को पढ़ाने का तरीका है वो यहाँ से पढ़ाएंगे कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो आपको क्या होंगे, यहीं से हम उसको जो बुक रहेगी उससे ही आपको समझाने वाले हैं ना। तो किसी अदर सोर्स को हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो आपकी केमिस्ट्री है बच्चों, यदि आपने उसका कर लिया तो आपको किसी और को करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। तो केमिस्ट्री जो है आपकी, जो हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं आपको, तो उससे आप पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, है ना। जो जो हम बता रहे हैं वो सीखते जाइए आप। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, चलिए इस लेक्चर को क्या लिखा है यहाँ पे। तो ये जो है इंट्रोडक्शन है, तो आप इसमें थोड़ा बोर हो सकते हो, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना बच्चों, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसमें हमको बातें बताई गई हैं, कई तरह के कॉन्सेप्ट हैं और जो भी थ्योरिया वगैरह हैं उनको समझेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा ज़रूर आएगा, है ना, लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, चैप्टर का नाम ही क्या है आपका, कुछ ऐसे मूल या हम बोल सकते हैं जो मूलभूत होते हैं कॉन्सेप्ट जो कि केमिस्ट्री के हमको ज़रूरी है ना। और यहीं से आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत भी होती है। यदि आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझ लिया केमिस्ट्री में, तो आप आसानी से क्या हो, जो आगे की केमिस्ट्री पढ़ोगे वो भी आपको अच्छे से समझ आएगी, है ना। तो इसलिए इसके चैप्टर का नाम उन्होंने क्या रखा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसको समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या बता देते हैं, जो हमको पढ़ने वो ऑब्जेक्टिव आपको समझा देते हैं किस तरह से क्या पढ़ना है हमको। तो जो हमको पढ़ने बच्चों वो इस तरीके से है कि सबसे पहला तो हमको क्या देखना है कि जो भी हमारे इंडिया ने जो केमिस्ट्री में योगदान दिया उसको देखना है डेवलपमेंट में। उसके अलावा एक्सप्लेन करना हमको क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ 3 स्टेट ऑफ मैटर, जो आप जानते भी होंगे, है ना। लिक्विड, सॉलिड, जो गैस होती है आपके 3 स्टेट होती है मैटर की। और क्लासीफाई डिफरेंट सब्सटेंस इनटू अ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो हमको क्या करना है, जो एलिमेंट्स हैं या फिर मिक्सचर हैं, कंपाउंड है, उनको क्लासीफाई करना है। उसके अलावा यूज़ करना साइंटिफिक नोटेशन का, है ना, कैसे क्या होती है आपकी, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है आपकी, एसआई बेस यूनिट क्या होते हैं आपके, कन्वर्ट करना इन क्वांटिटी को हमको। और उसके अलावा आपको देखने हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसमें क्या दिया आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक मास क्या है आपका, है ना। और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है। उसके अलावा आपका देखना है आपको मोल क्या है, मोलर मास क्या है। कैलकुलेट दी क्या करना है आपको, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, है ना, एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ कंपाउंड। और डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। तो ये सब मैंने आपको बताया है। आप चाहो तो जो है आपकी बुक से भी इसको पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें आपको एक जो फ़ायदा रहेगा वो ये रहेगा कि आप जब हम इसको समझाएंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी हम इसमें आपको कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनको अंडरलाइन कर करके भी समझाएंगे, जिससे कि आपको होगा क्या कि जो जो मैं आपको नोट कराऊंगा तो उसको अपनी नोटबुक में करना, और आपको फिर से एनसीईआरटी को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। जो जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ वो नोट करते जाइए। और पढ़ते समय आप क्या करिए, आपकी बुक जो है आपको उसको ओपन करके रखिए, या फिर इसी तरह की ये बुक को डाउनलोड कर लीजिए आप, और जो जो मैं बता रहा हूँ उसको अंडरलाइन करते जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की हम, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमेटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो जो साइंस का एक नज़रिया होता है आपका बच्चों, है ना, ह्यूमन ने उसमें क्या किया है कि अपना जो देखने का उनका नज़रिया है तो उसको एक ऐसे तरीके से देखा है कि उसमें उन्होंने कुछ भी चीज़ को डिस्क्राइब किया है, उसको समझा है ना, नेचर के प्रति। तो जो मैंने फिजिक्स का लेक्चर था उसमें आपको साइंस और फिजिक्स के बारे में बताया था, तो उसी प्रकार केमिस्ट्री आपका नेचर से जुड़ा है, और वो आप जानोगे जब मैं इसको आगे पढ़ाऊँगा, है ना। और यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंज इन देम इन डेली लाइफ। और हम जानते हैं, ऐसा हमने पहले जो पिछली कक्षाएं हैं उनमें पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो आपका नेचर है उसकी डाइवर्स सब्सटेंसेस से मिलके बना है, और हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से उनमें चेंज आता है ना।
अब मैंने ये डेली लाइफ जो अंडरलाइन किया तो बच्चों आप भी कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको ये रहेगा कि हाँ डेली लाइफ नाम की कोई हमने चीज़ पढ़ी थी और उससे आपका ये जुड़ा था, है ना। तो बिल्कुल ट्रिक से मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना आप। और कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क आपने 10th में पढ़ा था कि कैसे कर्ड से आपकी फॉर्मेशन होती है, आपकी क्या मिल्क की, है ना। मिल्क से हम क्या बनाते हैं, कर्ड को बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर कैन जूस ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम, है ना। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब भी मैंने आपको बताया था। और यदि आपको नहीं पता है तो आप जाइए, जो भी हमने क्लास 10th के जो लेक्चर अपलोड किए हैं उनमें देख लीजिए आप, है ना। अच्छे से आपको समझाया गया है। और सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ चेंज विच जो बिकम अक्रॉस मैनी टाइम, है ना। तो क्या है केमिस्ट्री में जो भाई देखते हैं हम, तो क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंज जो है हमको दिखता रहता है, चाहे वो आपका एटम में हो, एलिमेंट में हो, किसी सब्सटेंस में हो। तो केमिस्ट्री का नाम ही क्या है आपका, कोई चेंज हो रहा हो। और उसके अलावा क्या लिखा है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो है ना। कन्वीनियंस मतलब होता है कि एक तरीके से जो है हम क्या करें, उसको थोड़ा आसान करें। तो आसानी के खातिर जो साइंस या सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन, है ना। तो हमने क्या किया, साइंस को समझने के अनुसार उसको कई ब्रांचों में बांटा है, जैसे कि आपका केमिस्ट्री हुआ, है ना, आपका बायोलॉजी हुआ, जियोलॉजी हुआ, इनमें हमने केमिस्ट्री को बांटा हुआ है, ETC, है ना। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो बच्चों सबसे बड़ी बात तो आपकी यहीं आ गई कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि स्टडी करता है, हम किस में स्टडी करते हैं, हम जो प्रिपरेशन हो रही है या प्रॉपर्टीज़ है या जो स्ट्रक्चर है किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल्स का, रिएक्शन वगैरह ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस की, तो उसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री, है ना। तो जो मैंने अंडरलाइन किया बच्चों आप भी कर लीजिए। अब देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री क्या है ना। तो देखते हैं बच्चों डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री किस तरीके से हुआ है। तो सब कुछ इसमें जो हम बिल्कुल पढ़ेंगे, उनको जानेंगे कैसे क्या है। तो देखिए इसको पढ़ के देखते हैं हम। तो केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टूडे, तो जैसा केमिस्ट्री है उसको आज हमने समझा है, इज़ नॉट वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। तो ये जो है कोई पुरानी क्या है, एक सिद्धांत नहीं है ये। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट ओन सेक, है ना। तो ये केमिस्ट्री को हम उसकी खातिर नहीं पढ़ते हैं, बल्कि रदर इट कम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग। और ये जो आपका केमिस्ट्री है उसकी उत्पत्ति एक दो चीज़ से हुई है, और वो लिखी यहाँ पे कि सबसे पहला तो फिलोसोफर स्टोन्स, जिसको हम बोलते हैं पारस, विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स ईजी आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड। तो आपने ऐसी कहानी भी सुनी होगी, पारस पत्थर से रिलेटेड, है ना। तो किस तरीके से हम जो पारस का पत्थर रहता है उसको हम क्या करते हैं, गोल्ड में बदलते हैं। तो वहाँ से इसका जन्म हुआ केमिस्ट्री का। और क्या लिखा इसमें, एग्जलर ऑफ लाइफ, है ना। तो एग्जलर ऑफ लाइफ की चीज़ होती है विच वुड ग्रांट इमोर्टैलिटी। तो ये जो है आपका क्या बताता है, हमको अमरता के बारे में बताता है। तो एक एग्जलर ऑफ लाइफ, इसके बारे में आप पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपका टॉपिक है ना। तो उन सभी से क्या हुई, आपकी केमिस्ट्री का जन्म हुआ। देखो बच्चों कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसका आपके जो एग्ज़ाम है उससे कोई रिलेटेड इसका नहीं होगा। तो मैं वो भी बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और क्या नहीं है ना। तो वो मैं आपको बताते जाऊंगा, जिससे कि आपका क्या हो, समय बर्बाद ना हो, है ना। बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ते जाते हैं और उसका कोई कहीं पे यूज़ भी नहीं आता है। ऐसी चीज़ें आपके क्या थोड़ा नॉलेज के लिए लिखी रहती हैं वो, तो मैं वो बताऊँगा आपको, है ना। फिर क्या लिखा है यहाँ पे कि पीपल इन एशियन इंडिया, है ना, जो हमारे लोग थे जो भारत में, है ना, पुरातन समय में, तो ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मैनी साइंटिफिक फेनोमेनन मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, है ना। तो जो पुरातन काल के जो भी हमारे लोग थे भारत के, वो पहले से ही क्या है नॉलेज रखते थे किसका, साइंटिफिक फेनोमेना का। और जो कि हमने आज इस समय में जाना है वो पहले से ही जानते थे। अब क्या क्या चीज़ें जानते थे वो पढ़ेंगे। दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन अ वेरियस वॉल्क ऑफ लाइफ, तो वो हर एक चरण में अपने जीवन के उनका उपयोग करते थे। केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये जो आपकी केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग इन 1300 टू 1600 CE, है ना। तो यहाँ से आपका केमिस्ट्री का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप इसको बिल्कुल पढ़ के रखिए, है ना। फिर क्या लिखा है कि मॉडर्न केमिस्ट्री टूक शेप इन 18th century यूरोप आफ्टर अ फ्यू सेंचुरी ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशन विच वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप बाय द अरब। तो जो हमारी केमिस्ट्री हुई है तो उसको हमने केमिकल के रूप में उसको लिया, है ना।
जिस तरह से दवाइयाँ बनना या जो फर्टिलाइज़र बनना, तो उसके रूप में हमने केमिस्ट्री को जाना, और जो कि कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ आपका यूरोप, जो कि आपका कहाँ पे अरब में है। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे, है ना। तो अब देखते हैं हम आगे का, तो क्या है आपका और क्या लिखा है यहाँ पे। तो बच्चों देखो, इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको क्या रहता है, पढ़ना ही पढ़ना रहता है, तो वो हम पढ़ता रहे हैं आपको। तो अदर कल्चर जो कि हम जानेंगे, तो क्या है, स्पेशली द चाइनीज़ एंड द इंडियन हैड दियर ओन एल्केमिकल ट्रेडिशन। तो उनका भी क्या था, चाइनीज़ का भी और इंडियन का भी अपना खुद का एक एल्केमिकल ट्रेडिशन था, है ना। अब बच्चों, अब मैं आपको जो जो बता रहा हूँ बातें, उसको ध्यान से सुनना, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो चाइनीज़ वाले जो लोग थे, उन्होंने अभी अपना क्या किया, केमिस्ट्री जो है अपनी अपनी लाए, है ना। और जो हमारे इंडियन वाले थे, उन्होंने भी अपनी अपनी केमिस्ट्री लाए। तो क्या हुआ कि उससे जो है हम क्या हुए, केमिस्ट्री के प्रति और जागरूक हुए। और एल्केमिकल का मतलब होता है कीमियाई, है ना। अब कीमियाई जो आप जानोगे तो उससे रिलेटेड है, जैसे दवाई वगैरह बनना हुआ या आपका जो भी है ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टर्म है आपकी एल्केमिकल। तो अब क्या लिखा है कि दीस इंक्लूड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक। तो जो चाइनीज़ थे या इंडियन थे, वो कुछ ज़्यादा ही जानते थे किसके बारे में, केमिकल प्रोसेस को और टेक्निक को, जो भी केमिस्ट्री में होती है। अब क्या लिखा बच्चों यहाँ पे कि इन इंडिया केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड रसायन शास्त्र, है ना। तो जैसा आप जानते भी होंगे कि हम इंडिया में केमिस्ट्री को क्या क्या बोलते हैं, जो हिंदी के बच्चे होंगे वो जानते होंगे हिंदी मीडियम के, रसायन शास्त्र बोलते हैं, रस तंत्र बोलते हैं, रास क्रिया बोलते हैं, या फिर आप रस विद्या बोलते हैं। ये बच्चों आपके बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं यहाँ पे जो लिखे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। क्या होते हैं भाई, विज्ञान जो हमारा केमिस्ट्री होता है उसको हम हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, या पुराने समय में क्या बोलते थे इसको, तो रसायन शास्त्र बोलते थे, रसतंत्र बोलते थे, रसक्रिया, और आपका रस विद्या, है ना। इट इंक्लूड मेट्रलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ जो है कॉस्मेटिक, गिलास डाई, ईटीसी। तो क्या है कि इसमें इंक्लूड क्या क्या होता था, मेट्रलर्जी मतलब होता है आप जो भी मेटल वगैरह प्राप्त करते हो किसी भी ओर से, उसको मेटलर्जी बोलते हैं। मेडिसिन आप जानते भी होगे, है ना। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, जो कि आप लगाते हो आपके चेहरे में, और ग्लासेस वगैरह हुए, डाइस जो कि आप पेंट वगैरह करते हो। तो इन सभी के लिए क्या थी आपकी, उस समय केमिस्ट्री का यूज़ होता था। सिस्टमेटिक एक्सकवेशन, है ना, एटा मोहनजोदारो। तो जो मोहनजोदारो पे क्या हुआ था, जो हमने देखा था कि वहाँ से हमने कई शिल्पकलाएँ निकाली थी, तो उसी तरीके से हमने पाया कि वहाँ पे कुछ केमिस्ट्री के जो भी थे अंश भी वहाँ हमको पाने को मिलते हैं ना। तो इसके तरह से क्या आया आपका, केमिस्ट्री आया। तो यहाँ पे बच्चों जो एक्सकेवेशन होता है उसका मीन होता है आपका खुदाई, है ना। तो जो मोहनजोदारो की खुदाई करी गई थी इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज़ अ वेरी ओल्ड, है ना। तो ये सब आप जानते भी होंगे कि मोहनजोदारो में किस तरह से हमने खुदाई करके कई तरह के जो है रसतंत्र पाए, जो भी है। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग शोज दैट बेक्ड ब्रिक्स, है ना, वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो हमने क्या देखा कि बेक्ड मतलब होती पकी हुई ईंट, है ना। अब क्या होता था पहले समय में और अभी भी होता है कि जो हम क्या करते हैं, मट्टी की पहले तो क्या करते हैं, मिट्टी से हम पहले ईंट के वो बनाते हैं, है ना, ब्लॉक, और उनको भट्टी में डाल के क्या करते हैं, बेक करते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, ब्राउन कलर में हो जाते हैं। तो ये जो आपको टेक्निक मिली है, तो ये आज की नहीं है, हम पहले से ही इसका यूज़ करते आ रहे हैं ना, बेक करके ईंटों का इस्तेमाल करना कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो ये सभी प्रूफ हमको कह देते हैं कि जो पुराना समय था उसमें भी हमारा केमिस्ट्री यूज़ होता था। इट शो द मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री। पोट्री मतलब क्या है, आपके घड़े वगैरह बनाते हैं ना, उसे हम पोट्री बोलते हैं। विच कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस। तो जो उस समय भी हम क्या देखते थे कि कई तरह की केमिकल प्रोसेस से जो है क्या घड़े वगैरह बनाए जाते थे। ये सब हमको क्या बताता है कि उस समय केमिस्ट्री का यूज़ था। इन विच मटेरियल्स वर मिक्सड, मोल्डेड एंड सब्जेक्टेड टू हीट वाई यूजिंग फायर टू अचीव डिज़ायरेबल क्वालिटीज़। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय में क्या होता था, जो भी हमारे पत्थर हुए या फिर जो भी आयरन के ब्लॉक वगैरह हुए, तो उनको क्या करते थे हम, मोल्ड करते थे, मतलब कि जो भट्टी में डाल के उनको पिघलाते थे या फिर जो है हीट करते थे उनको फायर में। तो इस तरीके से हम क्या बनाते थे, कई तरह के यूजेबल जो सामान वगैरह बनाते थे, है ना। रिमेन्स ऑफ अ ग्लेज्ड पोट्री हैव बीन फाउंड इन द मोहनजोदारो। तो जो भी उसके बचे हुए जो है पोट्री मतलब जो घड़े वगैरह है जो भी है, वहाँ पे मोहनजोदारो मिले
और गिप्सम जो आप जानते हो सीमेंट में यूज़ होता है, तो गिप्सम सीमेंट हैज़ बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो सोचो गिप्सम जो कि हम आज इसके बारे में जानने जागरूक हुए हैं, तो उस समय भी गिप्सम वगैरह जानते थे लोग और उसका यूज़ भी करते थे सीमेंट में, है ना। और क्या लिखा है यहाँ पे कि इट कंटेन, जिसमें आप जानते हो गिप्सम में क्या क्या होता है, सीमेंट में क्या क्या होता है, लाइम होता है, सैंड होता है, ट्रेसेस ऑफ सी आपका क्या वो CO3 है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें। हरप्पन्स मेड फेंस अ सॉर्ट ऑफ ग्लास विच वर यूज इन ऑर्नामेंट, है ना। तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन था उसमें भी हम क्या करते थे, गिलास का यूज़ करते थे कई तरह के जो ऑर्नामेंट बनाने के लिए, है ना। और आज भी आप देखते होंगे कई जगह पे क्या है, इसका यूज़ हो रहा है। और इसी से हम क्या बोल सकते हैं कि पहले से ही आपकी यूज इसका चला आ रहा है केमिस्ट्री का, है ना। तो अब हम जानते हैं बच्चों की जो आपका क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है आपका कि दे मेल्टेड एंड फोर्स, है ना। अब फोर्स का क्या मीन होता है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फोर्स का मीन होता है आपका जाली, है ना। तो जो जाली वगैरह बनती थी ना, तो जो जाली होती है आपकी, है ना, किधर गया वो, हाँ ये, तो द मेल्टेड एंड अ फोर्स अ वेराइटी ऑफ ऑक्साइड फ्रॉम मेटल। तो क्या करते हैं हम, जाली वगैरह बनाते हैं या फिर उनको मेल्ट करते हैं, तो क्या है मेटलों को, है ना, उसका यूज़ किया जाता है, सच एस लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। तो इन सभी को हम क्या करते हैं, जाली में या फिर पिघलाने के लिए यूज़ करते हैं। दे इम्प्रूवड दी हार्डनेस ऑफ अ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट वाई यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक। तो बच्चों को ज़्यादा इसमें जो है लिखा नहीं गया, कुछ कुछ टेक्निक बताई गई हैं जिससे कि आप क्या हो, रूबरू हो जाओ और केमिस्ट्री का जो यूज़ है या डेवलपमेंट है उसको समझ जाओ, है ना। उसके बाद क्या लिखा है इसमें कि ये नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की इन साउथ इंडिया, जो कि आपको ये क्या है 1000 से 9000 BCE तक बिफोर द क्रिश्चियनिस्ट जो थे हमारे, उनके पहले का ये समय दिया गया है। तो वहाँ पे हम मस्की का यूज़ करते थे, है ना। अब यहाँ पे लिखा है आपका एंड हस्तिनापुर एंड तक्षशिला इन नॉर्थ इंडिया। तो 1000 से 200 जो है बिफोर क्रिश्चियन ईस्ट ग्लास एंड ग्लासेस वर कलर्ड बाय द एडिशन ऑफ अ कलरिंग एजेंट लाइक अ मेटल ऑक्साइड। तो उस समय भी हम कलर वगैरह डाई वगैरह करते थे, किसका यूज़ करके, आपका मेटल ऑक्साइड को। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। अब क्या लिखा है यहाँ पे आपका कि कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट इज़ बैक, मतलब कि जो आपका कॉपर से क्या हुआ कि कॉपर की खदान का यूज़ हम निकालते हैं, कॉपर को प्राप्त करते हैं इंडिया, डेट इज़ बैक टू द बिगिनिंग ऑफ अ कैलकोलिथिक कल्चर इन दी सब कॉन्टिनेंट। तो उससे क्या है, कैलकोलिथिक कल्चर आया जहाँ अब हम क्या करते हैं, जो कॉपर की खदानों से उसके कॉपर का क्या बनाना है, जैसे आपने देखे होंगे हम बर्तन वगैरह बनाते हैं कॉपर का, उस समय में कॉपर का ज़्यादा उपयोग होता था पुराने समय में ना। देयर आर मच archaeological evidence to support the view that technologies for excavation of copper and iron were developed indigenously। तो यहाँ पे इंडिजिनस मतलब होती है आपका क्या, कि जो हम खुद से कोई चीज़ बनाते हैं ना, है ना, या स्वदेशी हम जैसे बोल सकते हैं हिंदी में। तो उस समय क्या था कि आयरन वगैरह था या कॉपर वगैरह था, वो उस समय जो है प्राप्त होता था बहुत ही आपकी क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, है ना। अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद आपका एक वेद है ना, स्कल्पचर है। तो उसमें क्या बताया गया है आपको कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद टैनिंग ऑफ लेदर, है ना। तो जो आपका लेदर की क्या होती बुनाई जो होती है, या हम बोल सकते हैं जिसको क्या कि जो डाइंग ऑफ अ कॉटन, है ना। अब मान लो कि जो है आपका डाइंग मतलब होता है कलर करना, तो जो कॉपर में कलर करना होता था आपका, वो भी किससे होता था, इनका यूज़ करके होता था, है ना, ड्यूरिंग दी आपका 1000 से 400 BCE। तो यहाँ पे इतना लिखा है आपका। तो ये सब कुछ मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, आप खुद ही पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। और गोल्डन ग्लॉसेस ऑफ अ ब्लैक पॉलिश्ड वॉर ऑफ अ नॉर्थन इंडिया कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड एंड इट स्टिल केमिकल मिस्ट्री। तो क्या है था कि जो गोल्डन ग्लॉसेस होते थे ऑफ अ ब्लैक पॉलिश वॉर, है ना, वेयर ऑफ अ नॉर्थन इंडियन। तो नॉर्थन इंडियन क्या होते थे कि ब्लैक कलर का कोई पॉलिश करके कुछ ग्लॉस गोल्डन ग्लॉस पहनते थे। और ये केमिस्ट्री की मिस्ट्री है, केमिकल मिस्ट्री है कि वो ऐसा कैसे कर पाते थे। और दीज वेयर्स जो है इंडिकेट द मिस्ट्री विथ विच क्लिंस टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल, है ना। कोटल से अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। और जो कोटल का अर्थशास्त्र है उसमें हमको बताया गया है कि किस तरीके से जो सागर है, समुद्र है, उससे नमक कैसे प्राप्त होता था, है ना। अब बढ़ते हैं हम बच्चों आगे। अब क्या लिखा है आपका कि ये वेस्ट
मतलब कि व्यापक जो नंबर ऑफ क्या है स्टेटमेंट्स एंड मटेरियल्स डिस्क्राइब इन एशियंट वैदिक लिटरेचर कैन बी, है ना। अब क्या लिखा है यहाँ पे, कैन बी जल्दी जाओ यार, है ना, कैन बी शोन टू एग्री विथ मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग। तो जो आपका पहले के समय में जो उपयोग होते थे वो आज के मॉडर्न साइंस को भी क्या करते हैं, भौतिक रूप से बताते हैं क्या क्या चीज़ें होती थी उस समय। कॉपर इंस्टिल्स, मतलब कि जो आपके कॉपर के बने हुए बर्तन है ना, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट एंड टेराकोटा, है ना, डिस्क एंड पेंटेड ग्रे पोटरी हैव बीन फाउंड इन द मैनी आर्कोलॉजिकल साइट इन द नॉर्थन इंडिया। तो अभी भी नॉर्थ इंडिया में क्या है, कई तरह के आपको कॉपर के बर्तन मिल जाएंगे, आयरन, गोल्ड, सिल्वर के जो है आपको ऑर्नामेंट मिल जाएंगे, टेराकोटा डिस्क मिल जाएंगे आपको, पेंटेड ग्रे पे आपको जो है जो मटके होते हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये सब मिलते हैं। और सूत्र जो है आपके संहिता, तो क्या होती है सूत्र संहिता, तो उसको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको बच्चों। तो सूत्र संहिता में क्या होता था, जो उपचार वगैरह होते थे वो हमको बताती है। तो ये क्या थी, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कलीस। तो अल्कलीस का क्या इम्पोर्टेंस है वो हमको क्या बताता है, सुश्रुत। इसको थोड़ा बोलने में दिक्कत होती कई बच्चों को भी और थोड़ा मुझे होती है। तो सुश्रुत जो है संहिता क्या होती है, एक्सप्लेन करती है अल्कली का कैसे यूज़ किया जाता है। और जो चरक संहिता होती है, मेंशन एशियंट इंडियन हु नो हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्साइड ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक, द सल्फेट ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन एंड कार्बोनेट ऑफ लेड एंड आयरन। तो ये सब कुछ हमको क्या बताता है, चरक जो आपकी संहिता है वो हमको क्या बताती है, किस तरह से हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाते थे, नाइट्रिक एसिड बनाते, ये सब हमको बताती है ना। कुछ ज़्यादा इसमें लिखा नहीं है इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस उपनिषदा, तो आपका जो रस उपनिषदा है तो डिस्क्राइब करता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ वन पाउडर मिक्सर। तो बच्चों ये आ जाते हैं कि कौन क्या हमको बताता है। तो जो रस उपनिषद जो है आपका, तो रस उपनिषद हमको क्या बताता है, गन पाउडर कैसे बनता है, उसका मिक्सर कैसे बनाया जाता है। तमिल टेक्स्ट आल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क यूजिंग सल्फर, चारकोल, है ना, साल्ट पीटर्स, जो कि आपका क्या दिखा इसमें, पोटासियम नाइट्रेट जिसे हम बोल सकते हैं, मरकरी, कैम्फोर, इन सभी का यूज़ करके किस तरीके से जो आपके हम बोल सकते हैं फटाके वगैरह बनते हैं, तो वो तमिल के टेक्स्ट में लिखा गया है। नागार्जुन वाज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। तो नागार्जुन कौन थे, एक बहुत ही हमारे भारतीय क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि ही वॉज अ रेपुटेटेड केमिस्ट। तो एक वो क्या थे आपके, एक इज्जतदार केमिस्ट थे, एंड एल्केमिस्ट थे, एंड अ मेटलर्जिस्ट थे, है ना। तो मेटलर्जिस्ट आप जानते भी होंगे जो कि आपका क्या करे कि कोई जैसे आपकी होती ना खदान वगैरह, उनमें से कोई भी जैसे गोल्ड की रिफाइनिंग करना हुआ, इस सभी को मेटलर्जिस्ट बोलते हैं। तो हिज वर्क जो था आपका किसमें था, वो रस रत्नाकर, है ना। तो रस रत्नाकर डील विथ अ फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड। तो उन्होंने क्या किया कि जो मरकरी के कंपाउंड होते हैं उन पे वर्क किया उन्होंने। ही हैज़ आल्सो डिस्कस मेथड फॉर एक्सक्रेशन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड कॉपर, है ना। तो उन्होंने क्या क्या बताया हमको, उन्होंने डिस्कस किया कैसे जो हम एक्सक्रेशन करते हैं, हम बोल सकते हैं खुदाई कैसे करते हैं या निकालते कैसे मेटल्स को, जैसे कि आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, टिन हुआ, कॉपर हुआ, है ना, इन सभी को। अब बुक जो है आपका क्या, रस अर्नब, है ना। तो जो आपका क्या लिखा इसमें, रस अर्नब, एक रस अर्नवम नाम की एक उन्होंने किताब लिखी। तो उसमें क्या बताया उन्होंने, ए पीरियड अराउंड, जो कि 800 सी में लिखी उन्होंने। तो इट डिस्कस द यूजेस ऑफ वेरियस फर्नेस, है ना, फर्नेस जो होती है ना भट्टियाँ, तो उसका कैसे उपयोग उन्होंने बताया। ओवंस जो होते हैं आजकल यूज़ भी करते हैं, एंड क्रूसिबल वेल्स फॉर द डिफरेंट पर्पजेस। और इट डिस्क्राइब मेथड बाई विच मेटल कुड बी आइडेंटिफाई बाई द फ्लेम कलर, है ना। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से मेटल को उनकी फ्लेम के अनुसार जान सकते हैं, ये सब को उन्होंने बताया। अब क्या लिखा बच्चों यहाँ पे कि जो आपकी चक्रपाणी डिस्कवर मरकरी सल्फाइड। चक्रपाणी ने क्या किया, आपका डिस्कवर किया किसको, मरकरी सल्फाइड को, है ना। तो बच्चों मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्या हो, ईजी हो थोड़ा नोट करने में। तो उन्होंने ये यूज़ किया। और द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप आल्सो गोज टू हिम। तो चक्रपाणी ने ही जो है हमारे भारत में सोप को जन्म दिया। अब सोप जो आप साबुन वगैरह यूज़ करते हो ना, उसी को जो उन्होंने खोज की।
और ही यूज्ड मस्टर्ड ऑयल एंड सम अल्कलीज एज अ इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग सोप। तो उन्होंने उसके लिए क्या क्या यूज़ किया, तो उन्होंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया किसके लिए, सोप को बनाने के लिए, उसके इंग्रेडिएंट के रूप में। इंडियन बिगन मेकिंग सोप इन 18th सेंचुरी, है ना सी, तो उन्होंने 18वीं शताब्दी से ही जो है सोप को बनाना शुरू कर दिया। ऑयल ऑफ अ एरंडा, है ना, एरंडा होता है एक जो पौधा होता है, उसके बीज वगैरह, है ना, सीड ऑफ अ महुआ प्लांट, है ना, महुआ जो आपके गाँव वगैरह में रहते हैं जो कि इसके पौधे वगैरह, एंड अ कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स, है ना। तो है ना बच्चों, यहाँ पे आप समझ गए, तो ये सब था। और द पेंटिंग फाउंड ऑन द वॉल ऑफ अजांता एंड एलोरा विच लुक फ्रेश इवन आफ्टर एजेस, है ना। तो आपने अजांता की जो गुफा वगैरह में गए होंगे एलोरा के में, तो आपने कुछ पेंटिंग वगैरह देखी होंगी, तो आज भी बिल्कुल नई की नई लगती हैं इतने साल बाद भी, है ना। और टेस्टिफाई टू अ हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव्ड इन एशियंट इंडिया, तो इसको जो है उन्होंने टेस्ट भी कर चुके हैं कि उन्होंने किस तरह से पेंटिंग में यूज़ किया, किस कलर का। और अब क्या लिखा कि 12 मिहिर, है ना, वीरहट्ट संहिता इज अ सॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया विच वॉज कंपोज्ड इन द 6th सेंचुरी सी इट इन्फॉर्म। तो हमको क्या बताता, जो 12 मिहिर वीरहट्ट की एक संहिता थी, इसको बच्चों जो जो मैं आपको बता रहा हूँ अंडरलाइन करके, पहले तो उसे नोट करना और उसके बाद बिल्कुल डिटेल में विकिपीडिया से या जहाँ से भी आप इसको पढ़ना, बहुत ही अच्छी, इनको आपको रोचक भी लगेगी पढ़ने में। जो भी आपकी संहिता है, जैसे चरक संहिता हुई आपकी वीर, है ना, 12 मिहिर जो है आपकी वीरहट्ट, है ना, संहिता, ये आपकी क्या है, वीरहट्ट है, बरीहट्ट नहीं है ना। ये सब आप पढ़िएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। तो ये हमको क्या बताती है, इट इन्फॉर्म अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटिनियस मटेरियल टू बी अप्लाइड ऑन अ वॉल एंड रूफ ऑफ हाउस एंड टेम्पल्स। तो इन्होंने बताया हमको क्या, कि जो हम वॉल पे या हम जो ग्लूटिनियस एक मटेरियल को इन्होंने खोज की, किसने, 12 मिहिर वीरहट्ट संहिता जो आपका एक जो पढ़ना है इसको, तो उसमें हमको क्या बताया गया कि जो हम दीवार पे यूज़ करते हैं ग्लूटिनियस एक मटेरियल है, रूप पे, छतों पे, तो उसको कैसे इन्होंने खोज किया उसके बारे में बताती है। इट वॉज प्रिपेयर इंटायरली फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ वेरियस प्लांट्स। उन्होंने सिर्फ क्या किससे इसको पता किया, जो प्लांट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, बार्क्स हैं, मतलब छाल वगैरह हैं पेड़ों की, उससे इन्होंने पाया कि ग्लूटिनियस मटेरियल को, है ना। और विच वर जो है कॉन्सेंट्रेटेड बाई द बॉइलिंग एंड देन ट्रीटेड विद वेरियस रेजिन्स। और है ना, रेजिन्स मतलब होते हैं जो भी आपके क्या होते हैं, आप गाद बोलते हो ना, गाद एकदम, तो उनको आप बोल सकते हो रेजिन। तो इट विल बी जो है इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच मटेरियल साइंटिफिकली एंड एसेस देम फॉर यूज़, है ना। तो इनको हम क्या कर रहे हैं कि जो भी उस समय यूज़ थे उनको हम क्या है टेस्ट करें, है ना, और उनका जो हम इस समय भी यूज़ करके देखें। तो ये सब इसमें लिखा है। तो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे हम। तो अब देखो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, कि नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट लाइक अथर्ववेद, है ना, 100 जो है, माफ़ कीजिएगा 1000 जो है BC बिफोर है, जो है क्रिश्चियन ईस्ट के पहले लिखा गया था, जो आपका अथर्ववेद है। मेंशन सम डाई स्टब, है ना, डाई स्टब जानते हो आप क्या होते हैं, जो भी हम रंग करते हैं ना दीवालों में हुए या आपके जो भी कपड़ों में हुए, है ना, उसको बोलते हैं डाई स्टब। और द मटेरियल यूज्ड जो बार आपके उस समय होते थे, टर्मेरिक हुआ, मैडर हुआ, है ना, सनफ्लावर हुआ, और पीमेंट हुए, है ना, कोचिनील हुई आपकी, एंड लैक हुआ। तो इन सभी का यूज़ किया जाता था उस समय। और सम अदर सब्सटेंस हैविंग जो है टिंटिंग प्रॉपर्टीज़ वर, जैसे कि आपका क्या है, काम्प्लेसिया, है ना, और आपका पटंगा एंड जटुका, ये सभी की जो है क्या होती थी, टिंटिंग प्रॉपर्टी होती थी। अब बच्चों देखते हैं टिंटिंग क्या होता है आपका, है ना। तो टिंटिंग आपका होता है क्या, तो इसको बच्चों आप जो है सर्च करिएगा, तो टिंटिंग का क्या मीन है ना, क्योंकि यहाँ तो आपका नहीं दिख रहा है, यहाँ पे फिर से देख लेता हूँ मैं, तो है ना। क्या बच्चों कुछ कुछ वर्ड जो हैं थोड़ा दिमाग से जो है पढ़ाते समय फोकस दूर हो जाता है, इसलिए दिमाग में नहीं आ पाते हैं। तो आप खुद इसको देखिएगा, तो इन सभी का यूज़ किया जाता था उस समय, है ना। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको भी। और जो 12 मिहिर वीरहट्ट जो है संहिता है, गिव्स रेफरेंस टू दी परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक। तो उस समय के जो परफ्यूम वगैरह बनते थे, कॉस्मेटिक जिसको कि हम चेहरे वगैरह पे लगाते हैं, जो भी हमारे कॉस्मेटिक होते हैं, तो 12 मिहिर जो है बरीहट्ट संहिता में बताए गए हैं। और जो रेसिपीज़ फॉर हेयर डाइंग, है ना, जो बालों को हम कलर करते हैं, वर मेड फ्रॉम प्लांट्स,
है ना, जो उस समय जो है क्या पौधों से बनाए जाते थे। लाइका इंडिगो, एंड इंडिगो आप जानते हो ना क्या होता है बच्चों, जो आप कपड़ों में इंक करते हो ना, है ना, नील जिसे हम बोलते हैं, उसी को हम इंडिगो बोलते हैं। एंड मिनरल्स लाइक आपका क्या आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन और स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट ऑफ सोर राइस ग्रूल। तो इन सभी का यूज़ किया जाता था बच्चों उस समय किसके लिए, डाई वगैरह करने के लिए। और गंधे युक्ली क्या लिखा है आपका, ये गंध युक्ली डिस्क्राइब, एक गंध युक्ली भी एक आपका क्या है एक संहिता ही टाइप का एक वो है। तो उसमें क्या डिस्क्राइब करता है वो, रेसिपीज फॉर मेकिंग अ स्किन्स, है ना, माउथ परफ्यूम्स, और आपका क्या लिखा है यहाँ पे बाथ पाउडर्स, और आपका एसेंस एंड टेल्कम पाउडर। तो आप जो भी इस समय यूज़ कर रहे हो बच्चों, वो आपके एशियन टाइम से भी यूज़ चले आ रहे हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे इसे, तो पढ़ते हैं इसको और आगे क्या क्या लिखा है। तो पेपर वर नोन टू इंडिया इन दी 17th सेंचुरी। तो जो 17वीं शताब्दी थी, उस समय हम पेपर के बारे में जानने लगे थे भारत के लोग, एज अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर, है ना। और क्या लिखा है इसमें, आइस्टिंग जो है डिस्क्राइब किया, उन्होंने क्या किया डिस्क्राइब, इसको पेपर को डिस्क्राइब किया। और एक्सबिशन एट तक्षशिला, तो जो आपकी एक्सबिशन मतलब होता है खुदाई, तो जब तक्षशिला में खुदाई हुई तो इंडिकेट दैट इंक वॉज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम द 4th सेंचुरी, है ना। कलर ऑफ इंक वर मेड फ्रॉम अ चाल्क, रेड, लीड एंड मिनिमम, है ना। तो इन सभी से जो है आपकी इंक को बनाई जाती थी। और इट सीम दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, माफ़ कीजिएगा, फर्मेंटेशन वॉज वेल नोन टू इंडियन। फर्मेंटेशन क्या होता है बच्चों, आपने वायो का एक टर्म है, उसको आपने पढ़ा होगा। जिस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी जो है हम पौधे को फर्मेंटेशन करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि आपका जो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन है ना, तो वो आपकी फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है आपकी बायो में, तो उसे आप पढ़िएगा, तो वो आपके इंडियन लोग जानते थे। और जो वेदास हैं एंड कौटिल्यास से जो है अर्थशास्त्र मेंशन अबाउट मैनी टाइप ऑफ अ लाइकोर। लाइकोर मतलब क्या होती है बच्चों, शराब जो होती है ना आपकी मदिरा, तो उसे लाइकोर बोलते हैं। और चरक संहिता आल्सो मेंशन्ड इंग्रेडिएंट सच एस बार्क ऑफ प्लांट, स्टेम, फ्लोवर, लीव्स, वुड्स, है ना, सीरियल्स। सीरियल्स मतलब क्या होते हैं, जो भी आपके दाल वगैरह होते हैं ना, उनको सीरियल्स बोलते हैं हम। और फ्रूट्स एंड आपका शुगर कैन फॉर मेकिंग असवनास, है ना, क्या लिखा है आसवस। तो ये सब कुछ बच्चों जो भी चीज़ें मैंने आपको मेंशन की है, उसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, और बहुत आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या लिखा है यहाँ पे कि द कॉन्सेप्ट दैट मैटर इज अल्टीमेटली मेड ऑफ इनविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स appear in India few century BCE as a part of philosophical speculation। आचार्य कांडा, है ना। तो क्या थे हमारे एशियन टाइम में, आचार्य कांडा नाम के एक ऋषि महर्षि थे। उन्होंने बताया कि जो हमारा मैटर होता है वो कैसे इंडिजिबल बिल्डिंग ब्लॉक से बना रहता है, जो कि उसको क्या है कि आगे चल के आप क्या उसको डिवाइड नहीं करते हो सकते हो। तो आगे चल के ही क्या हुए कि आपको बताया गया कि एक मैटर क्या है आपका एटम वगैरह से बना हुआ होता है। इसको आप पढ़ोगे भी आगे चल के, है ना। और फिर क्या लिखा है आपका यहाँ पे कि जो कि आचार्य जो कांडा थे वो हुए थे कब, आपके 600 BCE में। और ओरिजिनली नोन बाय द नेम कश्यप, तो उनको कश्यप के नाम से भी जाना जाता है। वॉज द फर्स्ट, जो आपके पहले वो थे जिन्होंने क्या किया था, प्रोपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों जो एटॉमिक थ्योरी है वो आपको जानते हो किसने दी है, तो पहले तो मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, और ये आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हो। तो पहले आप मुझे बताइए कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी है, और उसके बाद इसको हम बताएंगे आपको, है ना। तो ये जो एटॉमिक थ्योरी थी जो उस समय हम आप जानते हो उस समय तो किसने दी है, लेकिन उस समय जो उनको सबसे पहले प्रोपोनेंट किया गया था वो आपके कश्यप के द्वारा किया गया था। और ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिजिबल पार्टिकल, और विच दी नेम आपके परमाणु। उन्होंने इसको क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। एक ऐसे जो इसको हम आज एटम बोलते हैं, तो उस समय उसको क्या बोला उन्होंने, एक एटम परमाणु बोला, जिसको आप और भी डिविजिबल नहीं कर सकते हो, है ना। तो अब क्या लिखा है यहाँ पे कि कंपेरेबल टू एटम, जिसको हमने एटम से ही कंपेयर किया, है ना। और ही ऑथर्ड द टेक्स्ट बेस क्या, है ना, सूत्रशास्त्र। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सब्सटेंसेस आर एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एटम, जिसे हम परमाणु बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने एक आपकी क्या लिखी, बेसिक्सा सूत्रशास्त्र लिखा उसमें, और उन्होंने बताया कि जो
एक सब्सटेंस होता है वो किससे बना हुआ होता है, एक ऐसी यूनिट से बना हुआ होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है और उसको हम परमाणु बोलते हैं और आज के समय में उसे एटम भी बोलते हैं। विच आर इटरनल, इंडस्ट्रियल, स्फेरिकल, सुपर सेंसिबल एंड इन मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट। तो उन्होंने बताया कि वो क्या है आपका बिल्कुल एकदम इटरनल है, मतलब कि उसको ना तो आप बिल्कुल भी जो है उसको उसके अलावा वहीं कहीं जा ही नहीं सकते, बहुत ही जो है छोटा है वो। और इनडिस्ट्रेबल है ना, वो कभी भी जो है आपका क्या होता है कि उसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। उसके अलावा वो एक स्फेरिकल होगा आपका, है ना, स्फेयर में होगा। और सुपर सेंसिबल होगा वो, है ना, बहुत ही उत्तेजनाजनक होगा वो। एंड इन मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट, और अपनी जो है वो क्या होगा पूर्वांग की स्थिति में आपका मोशन में रहेगा। इन्होंने ये बताया, तो मैं बहुत ही आपको डिटेल में बता रहा हूँ बच्चों एक एक चीज़ें। वैसे एनसीईआरटी को उतना डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है और यदि आप इसी फ्लो में यदि पढ़ोगे तो आपको जो भी मैं चीज़ें अंडरलाइन करा रहा हूँ बता रहा हूँ वो आपको याद रहेंगी, है ना। फिर क्या लिखा, ही एक्सक्लेम्ड, है ना, माफ़ कीजिएगा, ही एक्सप्लेन्ड दैट दिस इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी सेंस्ड थ्रूड एनी ह्यूमन ऑर्गन। तो इसको जो है हम किसी भी मानव के शरीर से या जो अंग है उससे इसको सेंस नहीं कर सकते हैं, है ना। एटम को आप ऐसे यदि मान के चलो कि आप जो है सेंस कर पा रहे हो कि आप जो है कि एटम से बने हो, नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये उन्होंने बताया। जो कांडा थे उन्होंने एडेड दैट देयर आर अ वेराइटी ऑफ एटम दैट आर एज डिफरेंट क्लासेस ऑफ सब्सटेंसेस। तो उन्होंने बताया कि हर एक जो आपका माफ़ कीजिएगा थोड़ा फ्लो टूट रहा है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो सब्सटेंस होते हैं तो उनमें क्या होता है, हर एक का क्या होता है अलग अलग एटम होता है। और सबके क्या आप जानते हो जैसे हाइड्रोजन का अलग एटम होता है, आपका ऑक्सीजन का अलग होता है, तो इस तरह से उन्होंने बताया। ही सेड दीज परमाणु, उन्होंने कहा कि जो परमाणु है कुड फॉर्म पेयर ऑफ ट्रिपल एमोंग अदर कॉम्बिनेशन एंड अनसीन फोर्सेस कॉज, है ना। तो उन्होंने क्या बताया, कॉज अ इंट्रैक्शन बिटवीन देम, है ना। तो उन्होंने बताया कि ये जो है आपका क्या करता है, किसी भी तरह से इंट्रैक्शन कर सकता है आपका। और ही कॉन्सेप्चुलाइज्ड दिस थ्योरी अराउंड 2500 ईयर्स बिफोर जॉन डाल्टन। देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका कि चरक संहिता, है ना। तो ये चरक जैसे हम थोड़ा पढ़ने के लिए बोल देते हैं संहिता, है ना, वैसे संहिता पढ़ा जाता है। तो जो चरक संहिता है आपकी इज़ द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया। तो जो आपकी चरक संहिता है आपकी सबसे पहली भारत की जो आयुर्वेदिक के या पद्धति हम बोलें जिससे कि लोग ठीक किए जाते थे वो आपकी चरक संहिता थी। और इट डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, है ना। इसमें क्या डिस्क्राइब हुआ है आपका, जो किस तरह से रोग के उपचार होते हैं, किस तरह से हम जो है उनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो सब इसमें बताया गया है आपका चरक संहिता में। और द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल इज क्लियरली डिस्कस इन चरक संहिता। तो जो कॉन्सेप्ट है आपका पार्टिकल्स का रिडक्शन करके उनको छोटा करना, है ना, वो आपको चरक संहिता में बताया गया है। और एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज टर्म एज अ नैनो टेक्नोलॉजी। तो आज हम जिसे नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि जिसमें हम बिल्कुल छोटे छोटे जो पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स से वर्क करके क्या बनाते हैं, आज के जो भी बना रहे हैं हम मशीन्स वगैरह, तो उस समय भी आपके जो चरक संहिता थी वहाँ पे भी इसको डिस्कस कर दिया गया था कि छोटे छोटे पार्टिकलों को रिडक्शन करके भी हम छोटा बना सकते हैं। और जो मैंने अंडरलाइन किया बच्चों मैंने पहले बता चुका हूँ, उसको बिल्कुल आप नोटबुक में डाल लीजिएगा कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, क्या इसका यूज़ है ना। बिल्कुल यहाँ पे आपको जो स्टडी मिलेगी बच्चों एकदम टिप एंड टॉप मिलेगी, है ना। अब क्या लिखा है कि चरक संहिता डिस्क्राइब द यूज ऑफ भस्मा ऑफ मेटल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिसमेंट। देखो अब यहाँ पे वर्ड आया, दो वर्ड है यहाँ पे, एक तो आपका एलिसमेंट और एक है आपका भस्म, है ना। तो भस्म तो जैसा कि हम बच्चों जानते हैं क्या होती है, जब कोई भी मेटल का हम क्या करते हैं कि जब उसको बर्न कर देते हैं तो उसमें क्या होती है आपका एक एसिड बच जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं उसका भस्म, है ना। और जो आपका एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं आपका क्या, माफ़ कीजिएगा, जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स मतलब होती बीमारी, है ना। तो जो बीमारियों को भस्म से ही ठीक किया जाता है मेटल वगैरह की। और आपने देखा भी होगा कई कई जगह पे आप देखते होंगे कि जो बाबा महाराज होते हैं तो वो किसी ऐसी मेटल वगैरह किसी को भी जला के उसकी भस्म निकालते हैं, जो आपकी एसिड होती है उसको देते हैं हमको,
और लगाने से ठीक हो जाते, तो कुछ उसी तरह का उपचार किया जाता था पहले भी। और नाउ अ डे इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट भस्मास हैव नैनो पार्टिकल ऑफ मेटल। तो आज जो है ये प्रूव भी हो चुका है कि जो भस्मस है ना, भस्मास बोलते हैं इसको हम, या ऐसे बोल सकते हो, तो जो क्या है वो आपका मेटल का ही नैनो पार्टिकल होता है, और उसी से लोग क्या होते हैं, ठीक भी होते हैं। और आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ एल्केमी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रीच अ स्टेडी स्टेट। और जो आपका क्या हुआ कि डेक्लाइन मतलब होता है आपका क्या, नकारना। तो जो एल्केमी है और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रीच हुई स्टेडी स्टेट पे, बट इट टू डेक्लाइन ड्यू टू दी इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम इन द 20th सेंचुरी। तो जो आपका भस्मास से ट्रीटमेंट था इसको हमने डेक्लाइन कर दिया जब से एल्केमी आई और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई, और आगे चल के इसको और भी डिक्लाइन कर दिया जब आपका प्रैक्टिस हुआ किससे, वेस्टर्न मेडिसिन। जो आप दवाई वगैरह ले रहे हो तो आपका क्या है, वेस्टर्न मेडिसिन के ही रूप में आता है ना, जो कि 20th सेंचुरी में आना शुरू हो गई। और डूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्ट्रेंजनेशन, है ना, अब देखो वर्ड जो मैंने जो वर्ड आपसे बोले हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिए, आप बिल्कुल इनका वर्ड को ढूंढिएगा क्या क्या इनका मीन है। तो स्टेजनेशन है ना, फार्माक्यूटिकल, तो इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आयुर्वेदा कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। लेकिन अभी भी क्या है, आप देख रहे हो इस चरण पे भी आपका जो फार्माक्यूटिकल जो इंडस्ट्री है आपकी, वो आयुर्वेदिक को ही जो है ले रही हैं। और फार्माक्यूटिकल क्या होती है आपकी, जो मेडिसिन वगैरह बनती है ना उसको हम बोलते हैं फार्माटिकल। तो वहाँ पे भी अभी आयुर्वेदिक का ही यूज़ हो रहा है। और बट इट टू डेक्लाइन ग्रेजुअली, और ये धीरे धीरे इसको भी नकारने लगे हैं लोग कई। और इट टूक अबाउट 100-150 ईयर्स फॉर इंडियंस टू लर्न एंड अडाप्ट न्यू टेक्निक। और अभी भी जो हैं 100-150 साल लगेंगे, जिससे कि क्या होंगे कि जो इंडियन लोग हैं वो नई पद्धति को जानेंगे। और डूरिंग दिस टाइम जो आपके फॉरेन प्रोडक्ट पोर्ड इन, और अभी जो है विदेशी जो भी आयात वगैरह हो रहे हैं, और ऐसा रिजल्ट इंडिजीनियस ट्रेडिशनल टेक्निक ग्रेजुअली डेक्लाइंड। तो क्या हो रहा है कि जो आपका स्वदेशी जो हम उपयोग करते थे वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक डेक्लाइन हो रहा है, मतलब कि समाप्त होते जा रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, और मॉडर्न साइंस अपीयर इन इंडियन सीन इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। और जो आपका भारतीय और जो आपका आधुनिक विज्ञान है वो भारत में दिखने लगा है जब 19th सेंचुरी से। और बाय द मिड 19th सेंचुरी यूरोपियन साइंटिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग। और आपका 19th सेंचुरी में क्या हुआ, मिड 19th सेंचुरी में ही जो बाहर से जो भी वैज्ञानिक वगैरह हैं या मेडिकल में जानने वाले केमिस्ट वगैरह हैं वो भारत में आने लगे, और इससे जो है आपका मॉडर्न केमिस्ट्री भारत में भी शुरुआत हो चुकी है। तो अब क्या लिखा बच्चों यहाँ पे कि फ्रॉम दी अबव डिस्कशन, तो जो हमने ऊपर जितनी भी बातें की, यू हैव लर्नड दैट केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड इज ऑफ मच यूज टू ह्यूमन बीइंग इन डेली लाइफ। तो जैसा हमने कि ऊपर सीखा है ना, लर्न मतलब क्या होता है आपका सीखना, तो जैसा हमने ऊपर सीखा तो देखा हमने क्या कि जितने भी आपका जो केमिस्ट्री है वो डील किससे करता है, एक कंपोजिशन से, स्ट्रक्चर से, प्रॉपर्टी से या इंट्रैक्शन से, जो भी मैटर का होता है उससे, और इसका हम यूज़ करते हैं ह्यूमन डेली लाइफ में, है ना। तो ये सब इसमें बताया गया था आपके ऊपर के हिस्सों में, और वो आपने यहाँ पे देख भी लिया। अब लिखा है कि दीज एस्पेक्ट, है ना, एस्पेक्ट मतलब होता है पक्ष। तो ये जो पक्ष हैं आपके कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ बेसिस कंस्टिट्यूट ऑफ मैटर दैट आर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इन सब बातों को हम एक छोटी टर्म में समझ सकते हैं, आपका एटम और मॉलिक्यूल्स, मतलब जो एटम और मॉलिक्यूल्स से आपका सारा केमिस्ट्री मिलके बना है ना। जितना भी हमने ओवरऑल अभी चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने जो भी बातें की है उसका बेसिक जो हम बोले यूनिट वो आपका एटम और मॉलिक्यूल्स ही है। क्योंकि हर जगह आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स, कुछ भी हो आपका, वहाँ पे हम एटम और मॉलिक्यूल्स को ही लेके चल रहे हैं। तो दैट इज़ वाई, और केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसी के कारण हम केमिस्ट्री को एक टर्म छोटी सी इसको डिनोट कर सकते हैं कि केमिस्ट्री एक ऐसी जो है साइंस है जिसमें कि हम एटम और मॉलिक्यूल्स की ही बात करते हैं। और कैन बी सी, है ना, और हम देख सकते हैं क्या, वेग एंड परसीव दिस एंटिटीज एटम एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। वो बोल रहा है कि कैन बी सी हम देख सकते हैं, वेग एंड परसीव दिस एंटिटी एटम एंड मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर आप जानते हो कि इन सभी को आप नहीं देख सकते हो। इट इज़ पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास ऑफ मैटर एंड हैव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द मास एंड द नंबर ऑफ दिस पार्टिकल।
फिर बोला आपसे अगला क्वेश्चन क्या कि ये संभव है कि हम इनको गिन सकें एटम वगैरह को, इनके मॉलिक्यूल्स को, है ना, जो भी हमको दिए गए हैं, और क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन कर सकें इनमें क्या है क्या नहीं है। और वी विल गेट द आंसर ऑफ सम ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस यूनिट। तो इसी यूनिट में हम देखेंगे इन सभी आंसरों को जो हमसे पूछे गए हैं। और बच्चों ये जो आपके दोनों क्वेश्चन हैं ये पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन आपके इनसे आपके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें आपसे अभी आगे चल के आप देखोगे किस तरह से हम डील करेंगे एटम वगैरह से, ऐसा उनका मास निकालना सीखेंगे, मैटर को जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी डिटेल एकदम। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। और वी विल फर्दर डिस्क्राइब, और हम आगे चल के भी डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू विद सूटेबल यूनिट। तो हम कैसे जो है हम आगे चल के देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, उसको हम उसकी क्वांटिटी से डिस्क्राइब करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। जैसे आपने देखा होगा हम बोलते हैं 1 मोल 2 मोल, तो वो सब आगे चल के आप देखने वाले हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो बच्चों अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, और यहाँ पे हम करेंगे इसको पैक, है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है वो जानेंगे हम इसमें। तो केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफन इंटरविंड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री की क्या है, सबसे पहली तो एक सेंट्रल रोल निभाती है हमारे साइंस में। और चाहे आप फिजिक्स पढ़ो चाहे आप बायोलॉजी पढ़ो, आपको केमिस्ट्री का यूज़ हमेशा ही होता है ना। और जो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन द डाइवर्स एरिया, और जो प्रिंसिपल है मतलब कि और आप जानते भी हो जो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है एप्लीकेबल है किसमें, डाइवर्स एरिया सच है, जैसे कि हम बोल सकते हैं वेदर पैटर्न हुआ आपका, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, अल्कलीस, एसिड, सॉल्ट्स, डाइस, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, एलॉय ईटीसी। ये सारी टर्म में आपका हमेशा क्या यूज़ होता है, आपका जो है केमिस्ट्री यूज़ होती है। चाहे आप वेदर जो देखो किस तरह से मौसम बदलाता है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, या जो कंप्यूटर का चलना हुआ है ना, कोई भी चीज़ आप उठा के देख लो, केमिस्ट्री का यूज़ होना है। और ये बच्चों जो आपका लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका क्वेश्चन ही बन जाता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, और उसको आप इतना ही लिख के बता सकते हो, वो भी पर्याप्त रहता है ना। और इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल्स। और बच्चों में एक और बात बताना चाह रहा था आपको, ये जो आपका 11th है ये होम बोर्ड होता है, और इसमें जो स्कूल डिसाइड करता है कि बच्चों के नंबर किस तरह से आएंगे क्या होगा। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वो मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, आप ऐसा लेके मत चलिएगा कि जो आपका स्कूल बता रहा है तो उससे मेरा मेल करेगा या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपको और भी जानना तो आप अपने स्कूल के टीचर से डिस्कस करिए इसके बारे में। मेरा काम यहाँ पे है आपको बिल्कुल समझाना, जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं और इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आते हैं उनको बताना, और बाकी का कुछ रहता है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू दी नेशनल इकोनॉमी। और केमिस्ट्री जो है क्या कंट्रीब्यूट करती है, बहुत ही बड़ा हमको आदान प्रदान करती है नेशनल इकोनॉमी में, है ना। और इट आल्सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मीटिंग ह्यूमन नीड फॉर फूड। और जो हमको भोजन मिलता है उसको भी हमारे केमिस्ट्री मदद करती है। कैसे, हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स, है ना, एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। और जो भी हम खाते हैं और जो भोजन करते हैं या हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, सारे ही क्या है केमिस्ट्री के ही बदौलत हमको मिल पा रहे हैं। और दिस इज exemplified by the large scale production of variety of fertilizer, improved variety of pesticide and insecticide, है ना। यदि हम जो है ज़्यादा उसका वो करेंगे क्या, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे फर्टिलाइज़र को, तो ये क्या करेगा, उसकी इम्प्रूवमेंट करेगा किसको, वेराइटी ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होते हैं बच्चों, जो कीड़े या जिसको हम बोलते हैं ना कि फफूंदनाशक, है ना, तो वो आपके होते हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, है ना। तो ये हमारे हैं। और केमिस्ट्री प्रोवाइड मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ अ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्स एंड द मेक पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स, है ना। तो आप जानते भी होंगे कि हम जो हैं जीवन दायिनी जो हमारे ड्रग्स भी बनते हैं इससे, कैसे, जो कि आपके टैबलेट वगैरह में ड्रग्स आता है जिससे कि आप जो है कोई भी बीमारी में उसका यूज़ करते हो। और सम ऑफ दीज ड्रग्स आपका जैसे कि इसके 2 नाम दिए हैं, जैसा कि आपका है सिप्टोप्लाटिन एंड आपका टैक्सोल। तो ये दोनों जो एसिड हैं बच्चों आपके, इनको बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, दोनों ड्रग्स जो हैं इनको बिल्कुल याद करके रखिए
क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि दो ऐसे कोई हमको ड्रग्स बताओ, है ना, या फिर आपसे बोल सकता है कि नेम 2 ड्रग्स, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। तो उसमें आप लिख सकते हो कि सिटप्लेटिन और आपका टैक्सोल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। तो अब देखो एक और टर्म आ गई इसमें कि कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ की जाती है दोनों जो ड्रग्स हैं आपके, एक है आपका सिटप्लेटिन और आपका टैक्सोल। अब लिखा है कि द ड्रग्स AZT, है ना, एजिडोथाइमोडाइन इज़ यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट। तो जो एड्स की बीमारी होती है बच्चों, उसकी जो हम बोल सकते हैं कि क्या उसकी थेरेपी, या हम बोल सकते हैं उसकी केयर के लिए जो एजिडोथाइमाइडिन ए नाम का आपका एक ड्रग होता है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं AZT, तो उसका यूज़ किया जाता है एड्स के पेशेंट के लिए, है ना, उनकी क्योर के लिए। फिर यहाँ पे लिखा है कि केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन। ये भी हमने पढ़ भी चुके हैं और देख भी चुके हैं किस तरह से नेशन में कंट्रीब्यूट करती है। विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ केमिकल प्रिंसिपल इट हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, है ना, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप जानते हो केमिस्ट्री की मदद से हम कई तरह से जो है कर पा रहे हैं, सिंथेसिस कर पा रहे हैं ऐसे मटेरियल जिनके पास एक ऐसा हो, मैग्नेटिक भी हो, इलेक्ट्रिक हो, ऑप्टिकल मतलब कि उससे जो है आर पार देखा जा सके, ऐसे हम मटेरियल को निर्माण कर रहे हैं, है ना। और दिस हैज़ लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग जो है सेरामिक्स, है ना, और क्या लिखा, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर ETC। इनसे हम क्या क्या बना रहे हैं, आपका सेरामिक्स वगैरह बना रहे हैं, कंडक्टिंग जो है पॉलीमर्स, है ना, ऑप्टिकल फाइबर ETC से बन रहे हैं। और ETC का मतलब जो बच्चों आप जानते हो एक्सट्रैक्टर होता है आपका। और केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड हुए, आपका एल्किलीस हुए, डाइस मतलब जो हम रंग वगैरह करते हैं उसको डाई बोलते हैं ना, और पॉलीमर्स, है ना, और आपका मेटल ETC, इससे ही आपके बन रहे हैं ये। और क्या लिखा आएंगे कि दिस इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू इकोनॉमी ऑफ नेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये जो पोर्शन देने का ये था कि नेशन में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है वो सब इसमें बताया गया है, आपका केमिस्ट्री का योगदान है। तो आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा या फिर हमने जो बताया वो आप नोट कर लीजिए, और जहाँ जहाँ पे हमने हाईलाइट किया वो हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक में आप। और इन रिसेंट ईयर, है ना, कुछ सालों में केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन डीलिंग विद सम ऑफ द प्रेसिंग एक्सपेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल जो है डिग्रेडेशन विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस, है ना। तो कुछ सालों में हमने देखा केमिस्ट्री ने क्या हेल्प किया हमको कि डीलिंग विद द सम ऑफ द प्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस। तो हमको जो है केमिस्ट्री की मदद से इन्वायरमेंटल में भी सक्सेस मिली है। और सफ़र अल्टरनेटिव टू इन्वायरमेंटली हजार्डियस रेफ्रिजरेंट लाइक जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डेप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो केमिस्ट्री से देखो बच्चों हमको क्या है कि एनवायरमेंटल में क्या है जिसकी हेल्प भी मिली है, तो उसके संग उसका नुकसान भी हमको मिला है। जैसे कि आप जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर के डेप्लेशन के लिए भी कारण करता है वो, है ना। ये सब इसमें लिखा गया है आपका। तो ये आप इम्पोर्टेंस में भी ले सकते हो और उसका जो है आप के बैड नेचर भी ले सकते हो केमिस्ट्री का। और आगे क्या लिखा है बच्चों आपका, अब लिखा है यहाँ पे कि, है ना, हैव बीन जो है सक्सेसफुली सिंथेसाइज और हाउ एवर मैनी बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कंटिन्यू टू बी अ मैटर्स ऑफ ग्रेव कंसर्न टू द केमिस्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या कर रही हैं, केमिस्ट जो हैं उनको एकदम बहुत ही उसमें डाल रही हैं, नीचे स्तर पे ले जा रही हैं जो केमिस्ट वगैरह उनको, है ना। क्योंकि बच्चों आप जैसा जानते हो केमिस्ट्री से यदि आपका एनवायरमेंटल हेल्प कर रहा है तो उस तरह से उसको मैं कुछ ना कुछ देख रहे हो बिगाड़ भी आ रहा है ना कहीं कोई ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये क्या है आपके केमिस्ट्री के कुछ ना कुछ हमारे दुष्परिणाम भी हैं। और वन सच प्रॉब्लम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। आप जानते हो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये क्या है आपका, जो केमिस्ट्रों को बहुत ही उसमें डाल रही है ग्रेव में, तो वो क्या है आपका ग्रीन हाउस का जो है उसका मैनेजमेंट करना, लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते हो ग्रीन हाउस क्या होता है ना बच्चों, मैं इसको बताने नहीं वाला हूँ। और क्या लिखा फिर आपका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, यूजेस ऑफ एंजाइम फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एंड सिंथेसिस ऑफ अ न्यू एक्सोटिक मटेरियल्स आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंज फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट। तो केमिस्ट के लिए जो है आपके क्या नया नया चैलेंज लेके आई है जो केमिस्ट्री, क्योंकि नए तरीके के केमिकल्स बनाना, उनको सिंथेसाइज करना, है ना, मटेरियल वगैरह का बनाना, तो ये सारे चैलेंज है भविष्य में जो केमिस्ट हैं उनके लिए।
और क्या लिखा फिर आगे आपका कि ए डेवलपिंग कंट्री लाइक जैसे इंडिया है आपकी नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंज। तो जो आपका डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप देखो दो प्रकार की कंट्री होती है, एक तो होती डेवलप्ड और एक होती डेवलपिंग। अब डेवलपिंग का क्या मतलब है कि इंडिया अभी डेवलप कर रही है ना, अभी हुई नहीं है, और अमेरिका क्या है आपकी एक डेवलप्ड कंट्री है। तो ये दोनों थोड़े से अंतर रहते हैं, तो वो आपको जानना चाहिए। तो भारत ये एक डेवलपिंग कंट्री है, एक विकसित कंट्री है, मतलब कि विकास की ओर बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या है कि केमिस्ट जो होना, टैलेंटेड केमिस्ट होना और क्रिएटिव केमिस्ट होना ज़रूरी है। और टू बी अ गुड केमिस्ट एंड एक्सेप्ट सच चैलेंज वन नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और यदि आपको भविष्य में केमिस्ट बनना है तो बच्चों ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का वो ज़रूर जानना चाहिए। और विच बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर। और वो आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, यहाँ से। और ये जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब इंट्रोडक्शन था बच्चों, है ना। वहाँ से जो है कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं आता है आपके एग्ज़ाम में भी और आपके लाइफ में भी। बस थोड़ा बहुत आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज के हिसाब से, या फिर बाय बाय में हम पूछ सकते हैं, या फिर आपके जो MCQs वगैरह बन सकते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे आपको नेचर ऑफ मैटर, और उसके बाद जो आगे के जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल स्टडी करते रहिए, और ऑल दी वेरी बेस्ट।